रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश की सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनवरत काम कर रहे हैं। वे आगामी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एम्स के कार्यात्मक परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीके की दोनों डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसन्नता जताई है। एम्स बिलासपुर में कोविड टीकाकरण वॉरियर्स को आज सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अलावा अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। अस्पताल का निर्माण किया गया, जिससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,77,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया। ये संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में, पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, क्या है का डिजिटल इंडिया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन के समय में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला, हमको एक दूसरे से बात करने का अवसर मिला, तो ये जो गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर और टावर लगाकर आपको डेटा देकर मोबाइल की सुविधा से लेकर बाकी सब करने का काम किया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय होने का। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण के बाद अब कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,27,61,83,065 हो गया है। टीकाकरण में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के पात्र नागरिकों में से 50% का कोविड टीकाकरण डबल डोज के साथ पूर्ण हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर एक फोटो साझा करते हुए इस उपलब्धि के लिए समस्त देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से भारत कोविड के खिलाफ जंग जीतेगा, हम होंगे कामयाब। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,895 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 6,918 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब 99,155 सक्रिय मामले शेष हैं तथा अब तक 3,40,60,774 लोगों ने विजय प्राप्त की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 35 नए मरीज मिले, जबकि 12 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में अब कोरोना के 115 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। 3 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में कोविड के 10 से कम एक्टिव केस शेष हैं। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विकास योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचाने पर बल दिया है। उन्होंने लोहरदगा में किस्को प्रखंड क्षेत्र के पाखर ग्राम पंचायत में आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काम नहीं होता है, दुखी होकर चले जाते हैं, बार बार जाना पड़ता है, काम नहीं होता है। तो हेमंत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने एक नया प्रोग्राम चलाया।
कि क्यों नहीं सरकार ही लोगों के द्वार में जाए और तब काम करें। उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले भी जगह जगह कैंप लगे, वहाँ भी मैं रहा। लोग खुश हैं, जगह जगह से फोन कर रहे हैं हमको। मुख्यमंत्री जी को फोन करते हैं, सब मंत्री को फोन करते हैं, एमएलए लोग भी आते हैं। यहाँ के विपक्ष के एमएलए भी आके कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और संगठन की मजबूती पर आवश्यक टिप्स दिए। उन्होंने जेपीएससी प्रकरण पर सरकार को आड़े हाथों लिया। साल से तो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपगंडा ही दिखाई पड़ रही है सरकार की। जब पहली दफा सरकार बनी तो उन्हें खास करके नौजवानों के लिए ही घोषणा पत्र ही नहीं, विधानसभा में भी उन्होंने घोषणा किया अगर हम रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो फिर हम नौजवानों को भत्ता देंगे। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। अब तो 2 साल पूरा होने को चला, अब कुछ एक दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी नौजवानों को पूरे प्रदेश में न रोजगार मिला न भत्ता मिला। रांची में आगामी 18 दिसंबर को आयोजित होने वाले झामुमो के केंद्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी ने अधिवेशन की सफलता के वास्ते सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, जिला अध्यक्षों और जिला सचिवों को जरूरी आदेश जारी किए हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची स्थित एक मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल भी वितरित किए। सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। श्री सेठ ने सांसद निधि से चुटिया सरस्वती शिशु मंदिर में नवनिर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण भी किया। सांसद जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर बताया है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कोरोना सुरक्षा किट का वितरण प्रतिदिन जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सेवा कार्य जारी है। विधायक बंधु तिर्की ने राज्य के पदाधिकारियों की कार्यशैली की आलोचना की है। रांची में उन्होंने कहा कि एसटी/एससी के प्रोन्नति संबंधी रिपोर्ट को वो लागू करने में कोताही बरत रहे हैं। साथ ही रोजगार सृजन के सवाल पर भी असंवेदनशील है। शिक्षा का मामला हो, जेटेट का मामला हो, जितने भी तरह का निर्णय जो है खाक के 3 पात हो जाता है, ठंडे अवस्था में डाल दिया जाता है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पलामू के पाटन की शोले पंचायत में शिविर लगाकर जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। सिमडेगा जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके से आच्छादित किया जा रहा है और लाभुकों को घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में जागरूकता अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। चतरा जिले में चर्चित कल्याण घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी पर करीब 9 करोड़ रुपए गबन और कार्यालय में आगजनी के आरोप हैं। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में खेतकों में 2 दिन पूर्व हुई चोर पिटाई हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल होगा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गढ़वा जिले में झामुमो के संस्थापक रहे गोविंद पासवान का निधन हो गया है। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए शोक व्यक्त किया है। कोडरमा में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत स्तर पर हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने उम्दा खेल दिखाया। जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि 6 से 10 दिसंबर तक प्रखंड स्तरीय और 12 से 15 दिसंबर जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा जिले में सरकारी योजनाओं में रंगदारी मांगे जाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोटरसाइकिल समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। चार्जेस है कि उन लोग के यहाँ पर जो है 1 लाख का रुपए डिमांड किया था, यानी कि जो बैंक अकाउंट से जो है डीलिंग्स है वो जो है उसके आवेदन पर हम लोगों ने FIR। इधर गुमला पुलिस ने बकरी लूटने के आरोप में PLFI के एरिया कमांडर अर्जुन यादव समेत 13 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच गिरिडीह में भी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक व्यवसायी के घर हुई लूटपाट का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को धर दबोचा है, जिनके पास से 1.5 लाख रुपए नकद, जेवरात और लूट के अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। कार्यालय के बगल में इनका घर था। उस घर में अज्ञात अपराधकारियों द्वारा डकैती की गई और डकैती में इनके घर से काफ़ी सामानों की लूट हुई। इसमें कुछ ऑर्नामेंट था, नगद पैसे थे और इनकी गाड़ी भी डकैतों ने लूट के ले गए। राज्य में अगले 3-4 दिनों में ठंड में और इजाफे की उम्मीद है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि इस अवधि में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। दक्षिणी पूर्वी झारखंड में कल हल्की बारिश के भी आसार हैं। रांची में मैथिली सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि जल्द ही रांची में मैथिली भवन का निर्माण कराया जाएगा। श्री सेठ ने इसके लिए 51 लाख की राशि देने की बात कही। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रांची और दरभंगा को वायु मार्ग से जोड़ने की पहल होगी। देश के अंदर जो काम करता है वो राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से करता है और इस समाज का रीति रिवाज, इसके रिचुअल्स इन्होंने नहीं छोड़े। अब देखो, जो समाज अपना रिचुअल छोड़ देता है वो समाज नहीं बनता। लेकिन मैथिल समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, लेकिन अपना तीज त्योहार, अपनी भाषा और अपने रिचुअल्स नहीं छोड़ता। इसीलिए समाज ये अग्रणी समाज है। आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि मैथिल भवन यहाँ बने रांची के अंदर, और जिस दिन ये जगह ले लेंगे मैथिल भवन में हम 51 लाख रुपए। आजादी के सफर की आज की कड़ी में हम जानते हैं महान देशभक्त, संत और दार्शनिक अरबिंदो घोष के बारे में। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो घोष को, जिनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे। अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया। भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास ने 1909 में
अलीपुर बम केस में इन शब्दों के साथ अरबिंदो घोष का बचाव किया। इस विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के लंबे समय बाद भी उनके शब्द गूंजते रहेंगे और न केवल भारत बल्कि सुदूर महासागरों और पूरी धरती पर पुनः पुनः गूंजते रहेंगे। कारावास में अरबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। उत्तरपाड़ा में श्री अरबिंदो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से योग और आध्यात्मिक अनुभव की बात की। अरबिंदो बाद में पौंडीचेरी चले गए और राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने शेष जीवन समग्र योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। श्री अरबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आशा थी कि राष्ट्र किसी अस्थायी उपाय के रूप में इस तरह का समाधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। घोष को 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरबिंदो घोष का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। महान गुरु, दार्शनिक और राष्ट्रवादी अरबिंदो घोष को शत शत नमन। आज लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रामास्वामी कृष्णमूर्ति की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। रामास्वामी कल्कि कृष्णमूर्ति के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कल्कि का जन्म पुतमंगलम में हुआ था। छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने 1921 में पढ़ाई छोड़ दी। बाद में कल्कि कृष्णमूर्ति अग्रणी तमिल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1941 में तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्कि की शुरुआत की। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पुन्नियन सेल्वन भी लिखा, जो चोल साम्राज्य पर आधारित है। पल्लव साम्राज्य पर भी उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। संपादकीय और राजनीतिक लेखों के अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं भी लिखी। 55 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में रामास्वामी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इस महान भारतीय देशभक्त को शत शत नमन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच गया है। टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 540 रनों का टारगेट दिया है। खेल के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाकर घोषित कर दी थी। चतरा की सामाजिक संस्था रोटी बैंक द्वारा जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग सह रोजगार मेला का आयोजन किया गया। चतरा में आयोजित जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग सह रोजगार मेले का उद्घाटन चतरा व्यवहार न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट जज, पुलिस अधीक्षक और विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया तथा उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो नए उम्र के बच्चे हैं उनको रोजगार का यहाँ पर सृजन हो रहा है और रोजगार सृजित कर उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। इस अवसर पर चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें सफलता अर्जित करने के वास्ते दृढ़ निश्चय, अनुशासन और धैर्य का मंत्र दिया। भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जगहों से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कंपनियों को आकर्षित किया है, बुलाया है। इस आयोजन को लेकर छात्राएं भी काफी खुश दिखीं। एक छात्रा श्री आनंद ने बताया कि चतरा में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया है, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और प्रेरणा मिली है। ऐसा और करना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट जो हो वो मोटिवेट होते रहे। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस जिला स्तरीय कैरियर काउंसलिंग सह रोजगार मेले में अनेक लोग मौजूद थे। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।
दुमका की सबसे पुरानी हिजला पेयजल आपूर्ति योजना का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इस परियोजना से जल्द ही पाइपलाइन के जरिए घरों तक जलापूर्ति शुरू की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव प्रशांत कुमार ने दुमका की हिजला पेयजलापूर्ति परियोजना को शुरू करने से पहले इसकी अद्यतन स्थिति का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। यहाँ जितने भी आसपास के गांव में जितने भी यहाँ पे घर हैं और आंगनवाड़ी केंद्र है, स्कूल है, सभी को इससे जल कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा तथा इसके जरिए आसपास के गांव के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और 3500 घरों तक नल से जल पहुंचाया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव ने बताया कि इसके लिए घरों का पंजीकरण किया जा रहा है। आसपास के गांव में जितने भी यहाँ पे घर हैं और आंगनवाड़ी केंद्र है, स्कूल है, सभी को इससे जल कनेक्शन मिलेगा और करीब 3500 हाउस होल्ड है जिनको इसका लाभ मिलेगा। तो इस दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि उनके गांव से ही इस परियोजना के तहत जलापूर्ति की जाएगी, लेकिन उनके गांव को लाभुक सूची में नहीं रखा गया है, जिस पर पेयजल एवं स्वच्छता सचिव ने जिला प्रशासन को इस मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। 3-4 महीना के अंदर मिल जाएगा, हो जाएगा। 1956 में स्थापित हिजला पेयजलापूर्ति योजना कभी दुमका की लाइफलाइन मानी जाती थी, लेकिन कुछ कारणों से यह सालों से बंद पड़ी थी। अब सरकार की पहल के बाद करोड़ों रुपए खर्च कर इसका जीर्णोद्धार किया गया है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। खनिज संपदाओं की गोद में बसे झारखंड राज्य के चतरा जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जहां के बच्चे जर्जर विद्यालय भवन के कारण डर के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के वास्ते राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चतरा जिले का परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी का जर्जर भवन कुछ और ही कहानी बयां करता है। इस स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत के लिए आवंटन के लाले पड़े हुए हैं और बच्चे खास्ताहाल भवन के कारण डर के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऊपर से सीमेंट का टुकड़ा हम लोग के माथे पे, सिर पे गिरता है और जब बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता है, पानी टपकते रहता है। इस स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 350 बच्चे हर दिन विद्यालय आते हैं। सरकार की शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दावों की यह विद्यालय पोल खोल रहा है। इस विद्यालय में शौचालय भी नहीं है, जिस कारण छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई पे तो है, पर उससे ज्यादा हमें एक खतरा है कि पता नहीं कब ऊपर से कुछ मौसम बदलते रहता है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, तो कभी भी ऊपर से हमारे ऊपर गिर सकता है और कुछ भी घटना हो सकती है। स्कूल के हेडमास्टर कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और उपायुक्त तक को विद्यालय के जर्जर स्थिति को लेकर पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। हाँ, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। कई बार तो 9 बजे से विद्यालय होती है तो 15 मिनट पहले आ जाते हैं, तो कई बार खुद से यहाँ का शराब का जो बोतल है उसे उठा के भीगना पड़ा, क्योंकि बाउंड्री टूटा हुआ है और स्कूल बंद होने के बाद कोई भी यहाँ आसानी से आ जा सकता है। स्कूल में चारदीवारी नहीं होने से शराबियों और जुआरियों ने इसे अपना अड्डा बना लिया है। आलम यह है कि सुबह स्कूल शुरू करने से पहले शिक्षक और बच्चों को मिलकर स्कूल की सफाई करनी पड़ती है कि कम से कम बालिकाओं बच्चियों का ध्यान रखते हुए एक नए भवन का निर्माण किया जाए यहाँ, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से बैठाए, एक कक्ष उनको मिल सके और जो काम अभी निलंबित था उसको पूर्ण। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी की बदहाली और डर के साए में बच्चों के पठन पाठन के मामले को लेकर जब दूरभाष पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। अब जल्द ही अधूरे भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। रांची जिले के मांडर के रहने वाले एक ऐसे युवक हैं जो कोरे कागज पर जब रंग भरना शुरू करते हैं तो तस्वीरें बोलने लगती हैं। हाथों में ऐसी हुनर है कि वो कई राजनेताओं, क्रिकेट स्टार और फिल्मी हस्तियों की हूबहू तस्वीर कागज पर उतार देते हैं। रांची जिले के मांडर के रहने वाले जागेश्वर महतो के हाथों में चित्रकारी की जादूगरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत
कई हस्तियों की ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। पैसे के अभाव के कारण जागेश्वर ने रांची के मुरहबादी मैदान में एक खुली प्रदर्शनी लगाई है ताकि तस्वीरों की बिक्री हो सके और उन्हें कुछ पैसे मिल सके। हमने ऑब्जर्वेशन किया है तो मेरा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और इनकम का जो स्रोत है वो काफी अच्छा रहता है और इसमें जो भी युवा आना चाहते हैं वो बेशक आ सकते हैं। कागज पर हूबहू तस्वीर उतारने की यह कला जागेश्वर महतो ने बगैर किसी प्रशिक्षण के पाई है। पिछले 4 वर्षों से जागेश्वर कई तरह की तस्वीरें बनाते हैं और उससे होने वाली आमदनी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। को बढ़ावा देने का इसलिए जरूरत है सर कि बेरोजगारी बहुत है, लोगों के हाथ में हुनर दबा हुआ है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर है। जागेश्वर के हाथों की बनाई तस्वीर को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे कलाकारों को मदद मिले तो वह बहुत कुछ कर सकते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और ये लोग रोजगार के माध्यम से इसे यूनिवर्सिटी में भी एक सब्जेक्ट बनाकर डाला जा सकता है जिससे नए लोग इसके पठन पाठन करें और देश का विकास हो सके। काम की तलाश में अक्सर गांव से लोग शहर की ओर जाते हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में जागेश्वर जैसे चित्रकार ने अपने हुनर को लोगों के सामने रखने के लिए शहर का रुख किया है। सबका साथ मिले तो निश्चित रूप से यह युवक अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 50% आबादी का टीकाकरण पूर्ण। एम्स बिलासपुर में कोविड टीकाकरण वॉरियर्स का हुआ सम्मान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सराहा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बराबरी से विकास पर दिया जोर। लोहरदगा में बाबूलाल मरांडी भाजपा की बैठक में हुए शामिल। झामुमो केंद्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर। गोड्डा में सरकारी योजनाओं के रंगदारी मांगे जाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 5 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में लूटपाट का उद्भेदन। 6 अपराधी पकड़ाए। और राज्य में और बढ़ेगी ठंड। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट का पूर्वानुमान। दक्षिणी पूर्व झारखंड में कल हल्की बारिश के आसार। या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, ढोल मांदर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शक मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारा यह झारखंड प्रदेश अपूर्व और अद्वितीय है। यहाँ की कला और संस्कृति, यहाँ की भाषाएं भी अपूर्व और अद्वितीय हैं। आज आपके मनोरंजन के लिए मैं लेकर आई हूँ पंचपरगनिया लोकगीत एवं नृत्य, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुभाष कोयरी और उनके साथी कलाकार। यह जो पंचपरगनिया भाषा है, यह 5 परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाषा है। साथ ही साथ यह एक क्षेत्रीय भाषा